नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो सैम निफ्टी 50 को फॉलो करने वाले दो ETF के रिटर्न अलग अलग क्यों होते हैं? जब इंडेक्स सेम है तो प्रॉफिट का डिफरेंस कहां से आता है? अगर आप ETF में इन्वेस्ट करने वाले हो या ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर चुके हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी एनालिसिस पर। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि असली काम तो अब शुरू होता है। डिसीजन लेना एक बात होती है, लेकिन सही डिसीजन लेना बिल्कुल अलग बात होती है। आज हम इस बात को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। सवाल यह है कि ETF में इन्वेस्टमेंट क्या सच में एक स्मार्ट फर्स्ट स्टेप होता है, या अगर इसे बिना समझे किया गया तो ये आपकी पहली बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक भी बन सकती है। क्योंकि सिर्फ शुरुआत करना काफ़ी नहीं होता है, सही शुरुआत करना ही सब कुछ होता है। ETF में सक्सेस का फॉर्मूला असल में काफ़ी सिंपल होता है। पहले सही ETF चूज करना और फिर उस ETF को एक सॉलिड प्लान के साथ यूज करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक अच्छा ETF कैसे चूज करें। इसके लिए एक सिंपल 3 पॉइंट चेकलिस्ट होती है जो आप किसी भी ETF पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को आप एक एनुअल मैनेजमेंट फीस समझ सकते हो जो फंड हाउस आपके पैसे मैनेज करने के लिए आपसे लेता है। प्रॉब्लम यह है कि ये खर्चा धीरे धीरे बिना दिखाई दिए आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को कम कर रहा होता है। इसलिए हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.05% से 0.30% के बीच ही होना चाहिए। रूल बिल्कुल सिंपल है, जितना कम खर्चा होगा उतना ज़्यादा पैसा आखिर में इन्वेस्टर के हाथ में बचता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 0 कुछ % से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि फ़र्क पड़ता है और काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेंस रेशियो 0.20% है तो 5 साल में लगभग 1000 रुपये का खर्चा आपका बनता है। लेकिन अगर वही एक्सपेंस रेशियो 0.20 की जगह 0.80% हो जाए तो खर्चा सीधा 4 गुना बढ़कर 4000 रुपये हो जाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्यों कम होना चाहिए और इसे 0.05% से 0.30 के बीच ही लेना चाहिए, ताकि आप जितने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रहोगे आपको लास्ट में रिटर्न में आपको उतना ही खर्चा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं चेकलिस्ट के दूसरे पॉइंट की, वो है ट्रैकिंग एरर। जी हाँ, ETF का मेन काम होता है अपने बेस इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को जितना हो सके उतनी एक्यूरेसी के साथ उसको फॉलो करना। ट्रैकिंग एरर हमें बताता है कि ETF अपना ये काम कितनी अच्छी तरह से कर रहा है। इसलिए हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा ETF चूज करें जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो। जब ETF अपने इंडेक्स से ज़्यादा गिर जाता है तो वहीं से डेंजर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा हाल ही में कुछ गोल्ड ETF के साथ देखा गया था, जहां ETF की गिरावट एक्चुअल गोल्ड प्राइस से भी ज़्यादा थी। स्पॉट के चार्ट पर कुछ गिरावट दिखा रहे थे और ETF के स्टॉक में कुछ ज़्यादा गिरावट दिखा रहे थे। इसका सीधा मतलब होता है कि इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। तो हमें ऐसा ETF सेलेक्ट करना होता है जिसमें ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और लास्ट पॉइंट की, और वो है लिक्विडिटी। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने ETF यूनिट्स को मार्केट में कितने इजीली और कितनी जल्दी बाय या सेल कर सकते हैं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स कितने एक्टिव हैं। लो लिक्विडिटी का सबसे बड़ा रिस्क होता है पैसे का फंस जाना। सोचिए, आप अपने ETF यूनिट बेचना चाहते हैं लेकिन उस प्राइस पर कोई बायर ही अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे में या तो आप लॉस में बेचेंगे या फिर वेट करना पड़ेगा, और दोनों ही सिचुएशन इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अब आप समझ गए हैं कि आपको ऐसे ETF में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, ताकि आप अपने ETF को ईजिली बाय और सेल कर सकें जब आप चाहें। अब मान लीजिए कि आपने सही ETF चूज़ कर लिया है,
लेकिन सिर्फ सही ETF चुनना काफ़ी नहीं होता है, उस ETF को सही तरीके से यूज़ करना भी आना चाहिए। यहीं से इन्वेस्टमेंट का रियल गेम स्टार्ट होता है। सबसे पहला सवाल होता है कि ETF में एंट्री का सही टाइम क्या होता है। हर कोई मार्केट को टाइम करना चाहता है, लेकिन अक्सर लोग यहीं पर अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर और एवरेज इन्वेस्टर में यहीं पर क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट के हाई पर नहीं बल्कि तब बाय करता है जब मार्केट में गिरावट होती है और डर का माहौल होता है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वह यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टरों को भी यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हमको मार्केट की गिरावट से डरना नहीं चाहिए, हमको उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर उसमें इन्वेस्टेड करना चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए। क्या हमें लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर SIP के फॉर्म में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशली बिगनर्स के लिए जवाब बिल्कुल क्लियर है, SIP। जी हाँ, लमसम इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है आपके लिए, जबकि SIP आपकी बाइंग कॉस्ट को एवरेज करता है। साथ ही SIP इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाता है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, एक नॉर्मल SIP को भी थोड़ा स्मार्ट बनाया जा सकता है। हर महीने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने के बजाय आप मार्केट की 3% या 5% की गिरावट का वेट कर सकते हैं। जैसे ही गिरावट आए अगला इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए। इससे आपकी एवरेज बाइंग प्राइस और भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जनवरी में मार्केट हाई पर था और आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। फरवरी में मार्केट 5% और गिर गया तो वही 10,000 रुपये में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलने वाली हैं। मार्च में मार्केट और गिरा तो उसकी एवरेज कॉस्ट और कम हो गई। मतलब जो गिरावट दूसरों के लिए डर का रीज़न बन रही थी वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, हमें इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। सही ETF और सही स्ट्रेटजी के ऊपर एक चीज़ होती है और वो है आपका माइंडसेट। जी हाँ, ETF में रियल सक्सेस 3 चीज़ों पर टिकी होती है, आपके पेशेंस पर, आपके डिसिप्लिन पर और आपके लॉन्ग टर्म विज़न पर। जी हाँ दोस्तों, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। मार्केट्स के अप्स एंड डाउन में शांत रहना और अपनी स्ट्रेटजी पर डिसिप्लिन रहना ही असली स्किल होती है। इसलिए एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ETF कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं होती है। ये टाइम, डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक्स रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो यह है कि मार्केट को परफेक्ट टाइम करने की कोशिश करने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना, क्योंकि असली दौलत हमेशा टाइम के साथ ही बनती है। तो आखिर सवाल ये है, जब आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या आप सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं या फिर एक पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ एक लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी जवाब में आपकी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस छुपी होती है। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो मेरी सिंपल सी ETF स्ट्रेटजी आपके लिए ये रहेगी कि सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट ETF से आप स्टार्ट करो, SIP को चूज करो, कम से कम 3 से 5 साल का माइंडसेट रखो और बार बार बाइंग सेलिंग मत करो और मार्केट गिरने पर SIP बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, ETF इन्वेस्टमेंट कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम होता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मान लीजिए आप ऑलरेडी 90% बिगनर से आगे हो चुके हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ सीखने मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें जो मार्केट में अभी लॉस कर रहे हैं या इंडिविजुअल स्टॉक को सिलेक्ट करने में गलती कर रहे हैं या उनके पास नॉलेज की कमी है या वो मार्केट को सही नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ETF एक रास्ता हो सकता है। तो उनके पास आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अपनी मेहनत की कमाई के बिना नॉलेज के बेस पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से जो लॉस कर रहे हैं उससे वो बच सके। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।